तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर अमित आईएएस पीसीएस एकेडमी में। और जो अपना इनिशिएटिव था डाकू सीरीज का, वो वापस से कंटिन्यू हो चुका है। डाकू क्या है? डॉक्टर अमित करंट अपडेट्स। तो ये जो आपको दिख रहा है डाकू, ये अपने झोले में करंट की न्यूज लेके जा रहा है। तो आपकी डाकू सीरीज वापस से स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें न्यूज और पीवाईक्यू आपको दोनों करवाए जाएंगे। पहले आपको न्यूज बताई जाएगी, उसके बाद उस न्यूज से रिलेटेड जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं कि उस न्यूज का क्या रेलेवेंस है। हम जो भी न्यूज आज पढ़ेंगे, जितना भी हम टाइम लगाएंगे, उस सब में हमको ये पता होगा कि ये पीवाईक्यू आया है, तब हम ये न्यूज पढ़ रहे हैं। हम इधर उधर की न्यूज नहीं पढ़ेंगे, ओनली रेलेवेंट न्यूज पढ़ेंगे और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक से जो टॉपिक मेरे को लगेगा भी छोटा मोटा कि आपको आसानी से समझ आ सकता है, उसको बिल्कुल आसान एक्सप्लेनेशन में समझाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी करंट अपडेट्स। तो आरसीईपी के बारे में करंट अपडेट्स है, ठीक है। आरसीईपी के बारे में क्या अपडेट है? जो नीति आयोग के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा है कि इंडिया को पार्ट होना चाहिए आरसीईपी का। इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ आरसीईपी, नीति आयोग सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम सेड। आरसीईपी क्या है ये जानेंगे, उसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं ये जानेंगे, आरसीईपी किन समूहों के से मिलकर बना है ये जानेंगे। तो सबसे पहले आरसीईपी क्या है? रीजनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें ये प्रपोज एग्रीमेंट किया गया था आसियान मेंबर्स के बीच में और उसके फ्री ट्रेड पार्टनर्स के बीच में। आसियान मेंबर्स प्लस उसके जो फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं, उनके बीच में ये आरसीईपी का जो एग्रीमेंट है वो हुआ था। वो किससे रिलेटेड था? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो गुड्स की ट्रेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इनसे रिलेटेड था, ठीक है। आगे देखिए, अब सबसे पहले इसके मेंबर्स याद करते हैं। इसके मेंबर्स याद करने के लिए मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूं। उस ट्रिक से अपन फटाफट से इसके मेंबर्स याद कर लेंगे, जिससे अपना दो फायदे होंगे। एक तो अपन को आसियान के मेंबर याद हो जाएंगे, और आसियान के मेंबर जो है वो ही किसका सबसेट है? आरसीईपी का। तो आसियान के मेंबर्स प्लस उसके जो फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं वो याद कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से आप अपन याद करते हैं क्या ट्रिक है। टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी अब क्लिप आ गया, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, ठीक है। टीवी क्लिप हो गया ऑफ एमबीबीएस, एमबीबीएस, एम से क्या हो गया आपका मलेशिया, बी से क्या हो गया ब्रुनई, बी से फिर से क्या हो गया बर्मा, बर्मा याद करने के लिए क्या बोल सकते हैं बर्मा, बी से बर्मा, और उसको क्या कहते हैं म्यांमार, ठीक है। एस से क्या हो गया सिंगापुर। तो ये आपके 10 के 10 आसियान के मेंबर्स हो गए। उसके साथ उनके जो फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं वो भी हम याद कर लेते हैं फटाफट से। कौन कौन है? सबसे ऊपर कौन कौन? जापान साउथ कोरिया, जापान साउथ कोरिया, जापान साउथ कोरिया, ठीक है। उसके बाद बीच में कौन आ जाता है? चाइना, बीच में चाइना और इंडिया, चाइना और इंडिया। पर इंडिया पार्ट नहीं है आरसीईपी का, पर इंडिया फ्री ट्रेड पार्टनर है किसका? आसियान का। तो सबसे पहले क्या याद किया था अपन ने, जो हम आरसीईपी कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कौन कौन फ्री ट्रेड पार्टनर्स ज्वाइन किए हुए हैं? जापान साउथ कोरिया, जापान साउथ कोरिया, बीच में चाइना, नीचे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये 5 फ्री ट्रेड पार्टनर्स है। तो अपना आरसीईपी के सारे मेंबर्स हमने याद कर लिए हैं, ठीक है। अब आप फिर से इसको रिकॉल करेंगे जब आपसे लास्ट में एक्टिव रिकॉल पूछा जाएगा हर एक टॉपिक का कि आपने क्या याद किया, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को क्लास ही एनफ है। मैं बार बार नोट्स पढ़ता रहता हूं और याद नहीं कर पाता। अपन क्लास में याद कर लेंगे, क्लास में ही न्यूज पढ़ेंगे, क्लास में ही न्यूज को याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन बताए थे? जापान साउथ कोरिया, ठीक है, ये चाइना, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इंडिया फ्री ट्रेड पार्टनर है, बट इंडिया ने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं कर रखा, तो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आरसीईपी। तो जो रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है उसका मेंबर इंडिया नहीं है, तभी तो नीति आयोग के सीईओ ने कहा है बीवीआर सुब्रमण्यम जी ने कि इंडिया को पार्ट होना चाहिए। अब इंडिया क्यों पार्ट नहीं था अभी तक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपन ये याद कर लिया, अब अपन आगे देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग पीवाईक्यूज भी देखेंगे, पर पहले ये देख लेते हैं क्या वाई इंडिया डिड नॉट ज्वाइन, इंडिया ने क्यों ज्वाइन नहीं किया। सबसे मेन रीजन था कि जो चीप प्रोडक्ट्स होते हैं ना आरसीपी कंट्रीज के, वो इंडिया में आके डंप हो जाएंगे। तो इंडिया की जो एमएसएमई है, अगर वो एमएसएमई चीप प्रोडक्ट से ज्यादा रेट पे बेच रही होगी तो एमएसएमई के कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा और इंडिया की एमएसएमई खतरे में आ सकती है। पहला ये रीजन। दूसरा रीजन है डेयरी का, डेयरी उत्पाद का। कैसे कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है ना, वहां पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स और जो मिल्क है वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत सस्ता है। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया
और न्यूजीलैंड से आएंगे वो इंडिया में अगर आने लग जाएंगे तो इंडिया के फार्मर्स कहां जाएंगे, जो लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, जो दूध निकालते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, उनका जो सारा बिजनेस है वो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाएंगे, इतना चीप प्रोडक्ट आता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से। ये एक दूसरा रीजन था। तो हमने ये दो रीजन देख लिए, डेयरी का, चीप चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो इंडियन एमएसएमई को तबाह कर देंगे। ठीक है, दूसरा अगला था चीप टी कॉफी रबड़। जो टी कॉफी रबड़ है ना वो बहुत सस्ते दामों पे आएगा। ठीक है, इस वजह से भी इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। अब ऐसे कुछ रीजंस तो रहे होंगे ना कि इंडिया को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे कौन से रीजन थे जो बीवीआर सर ने, जो बीवीआर सुब्रमण्यम सर नीति आयोग के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि ज्वाइन करना चाहिए। उससे क्या होगा, कंपटीशन ब्रिंग एक्सीलेंस। ठीक है, और हायर टैक्सेस। कंपटीशन ब्रिंग एक्सीलेंस कैसे भाई, अगर आपका प्रोडक्ट है वो जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर अगर कॉम्पीट करेगा, उसके अंदर अगर अपना कंपटीशन बढ़ाएगा तो लोग अच्छे प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो इंडिया की जो एमएसएमईज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो अपने प्रोडक्ट को और अच्छा और अच्छा और अच्छा करेंगी, जिससे कंपटीशन होगा और एक्सीलेंस आएगा। चाइना ने यही कर करके अपनी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप कर ली, कंपटीशन करा, कंपटीशन में उनका प्रोडक्ट चीप होता गया, क्वालिटी बढ़ती गई और वो एक्सपोर्ट करने लगे, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना इसी वजह से। ठीक है, तो एक रीजन हो सकता है कंपटीशन ब्रिंग एक्सीलेंस। दूसरा हायर टैक्सेस ऑन इंडियन इंपोर्ट्स, इंडियन एक्सपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू आरसीपी, अदर आरसीपी एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग। मतलब इंडिया जो एक्सपोर्ट करेगा ना, इंडिया इंपोर्ट तो सस्ता करेगा और एक्सपोर्ट महंगा करेगा, जिससे इंडिया का जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। ठीक है, इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट जब करेगा, इंडिया इंपोर्टिंग कंट्री, हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। पर जब कोविड आया था, कोरोना आया था, तब इंडिया ने इतनी ज्यादा जो है फार्मेसी की सप्लाई करी और आईटी सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हर चीज की सप्लाई करी, जिससे इंडिया बहुत कम से कम 10 12 13 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस में आया था। पर कोरोना के बाद वापस इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट में जाने लग गया। ठीक है, तो आरसीईपी नेसेसरी है किसके लिए, इंडिया के एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए। उसके अलावा जो डब्ल्यूटीओ है ना, डब्ल्यूटीओ अलग अलग बैरियर्स लगाता है, ये अलग टॉपिक है आरसीईपी से, पर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं। डब्ल्यूटीओ के बैरियर्स क्या क्या है, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, और ये याद रखना जो डीएसबी है, डीएसबी क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। जो डब्ल्यूटीओ की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो अभी डिसफंक्शनल है, वो अभी फंक्शनल नहीं है। तो याद रखना, क्योंकि जो यूएसए है, जो अमेरिका है, वो अपॉइंट ही नहीं होने देना चाह रहा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की। इसकी जो अपीलेट बॉडी, उसमें कोई जो है जजेस ही नहीं है, उसके लिए अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट में यूएसए उसकी अपॉइंटमेंट में कुछ कुछ बाधा उत्पन्न कर रहा है। उसके अलावा देखो, ये आया था अपना पीवाईक्यू यूपीएससी का, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया है, द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द न्यूज कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर्स, क्या कहा गया है। अब ये जो आरसीईपी था ना न्यूज में, किससे रिलेटेड है। अब हमने याद किया था आसियान कंट्रीज जो थी, आसियान कंट्रीज, क्या याद किया था, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, जिसमें बी था हमारा बर्मा, और बर्मा को बोलते थे, बर्मा को बोलते हैं म्यांमार। ठीक है, तो ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, ये आपका एचसीएस का पीवाईक्यू है स्टूडेंट्स। एचसीएस में भी इन फोरम्स के रिगार्डिंग कभी भी पूछ सकता है, जो 2023 में पूछा भी हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें आप ये देखो कि एससीओ, क्वाड, आसियान और मैड की फुल फॉर्म में आपको बता देता हूं, इसकी फुल फॉर्म होती है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मतलब अगर तुम मेरे पे न्यूक्लियर वेपन से हमला करोगे तो मैं भी करूंगा, अगर आप तुम परमाणु बम मेरे पर फेंकोगे तो मैं भी तुम्हारे पर परमाणु बम फेंकूंगा। इंडिया की क्या पॉलिसी है, इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। इंडिया ने कह रखा है कि हम पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग में पहला करेंगे, पर रिटेलिएशन में अगर तुम हमारे ऊपर खतरा मंडराएगा तब हम यूज कर सकते हैं रिटेलिएशन में, पर इंडिया के पास नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो एमएडी किससे रिलेटेड हो गया, न्यूक्लियर वेपन से। ठीक है, आसियान, क्वाड, अब क्वाड हमको पता है स्ट्रेटेजिक फोरम था, क्वाड स्ट्रेटेजिक फोरम है। ठीक है, उसके अलावा एससीओ किससे रिलेटेड है, ट्रेड, पॉलिटिक्स और कल्चर से। और आसियान हमारा किससे रिलेटेड है, फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन। अब देखो, क्वाड सेकंड का डी से मिलाएंगे, सेकंड का डी से, फर्स्ट का ए से, फर्स्ट का ए से, थर्ड का बी से, थर्ड का बी से, और फोर्थ का सी से, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो अपने पीवाईक्यूज भी साथ साथ कवर हो रहे हैं। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज देखो भाई क्या है, नेक्स्ट न्यूज है कुंभलगढ़ तोड़गढ़ रावली सेंचुरी। कुंभलगढ़ तोड़गढ़ रावली सेंचुरी, पढ़ के क्या नाम लग रहा है, राजस्थानी नाम लग रहा है, दिखने में लग रहा है राजस्थानी नाम है। जैसे ही कुंभलगढ़ तोड़गढ़ रावली सेंचुरी आए, हमारे गिरधारी सर हैं वो आपको याद आ जाने चाहिए राजस्थान से। तो याद रखना कि कुंभलगढ़ तोड़गढ़ रावली सेंचुरी जो है वो है राजस्थान में। ठीक है, और ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो गया है, और इसके लिए जो 11 मेंबर की एक्सपर्ट बॉडी है,
11 मेंबर की एक्सपर्ट बॉडी कमिटी रिकमेंडेशन अर्जेंट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट फॉर हैबिटेट इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट बिफोर डिजाइनिंग राजस्थान कुंभलगढ़ तोड़ली रावली सेंचुरी टाइगर रिजर्व, इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले एक्सपर्ट कमेटी बुलाई गई है कि जो जो चीजें हैं ना वहां पे, जो जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं और जो भी आपको लगता है कि ये हेल्पफुल होगा इसके लिए, वो आप इसमें रिव्यू करिए और हमको बताइए। ठीक है, कंजर्वेशन मैनेजमेंट वगैरह के लिए। अब देखिए जो एनटीसी है, यूनियन गवर्नमेंट एंड एनटीसीए, जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, 2023 में गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द डेजिग्नेशन ऑफ कुंभलगढ़ तोड़गढ़ रावली सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। अप्रूवल आ चुका है, अप्रूवल आ चुका है। ठीक है, याद रखना, अप्रूवल आ चुका है इसको टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट करने का। चलिए अब देखो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1971 में डिक्लेयर कर दिया गया था। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में है सेंचुरी। ठीक है, और इससे रिवर बनास पास होती है। ठीक है रिवर बनास जो है वो आपके पास होती है कुंभलगढ़ तोड़गढ़ रावली सेंचुरी से। तो ये जो फैक्ट्स मैंने आपको याद करने को बता दिए, उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से फ्लोरा मिलते हैं, ढोक सलार खैर, और जो एनिमल्स मिलते हैं वो उसमें इंक्लूड होते हैं फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, सांबर, वाइल्ड बोर, नीलगाय, स्लोथ बियर, लेपर्ड एंड कराकाल। अब जैसे देखो, अब इसके फोना है, फोना याद करने को तो हम कर सकते हैं, पर क्या क्या याद करेंगे हम, हर चीज हम याद नहीं कर सकते हैं। हमको इनको देखना है कि अगर मान ले काराकाल आ गया तो हाँ हमको लगेगा हाँ हमने सुना सुना था, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। पर जो याद करना है वो है कि ये राजस्थान में है, इससे रिवर बनास पास होती है, इसको टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हो गई थी 1971 में। फैक्ट्स ओवर। ऐसे करना है, जो जो याद कर सकते हैं हम उन उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है जो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये है कॉमन कैट, न्यूज में क्या था, कॉमन कैट। अब एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कॉमन कैट क्या है, कॉमन कैट क्या है, और आपके पास ऑप्शन हो, पहला इट इज अ कैट, दूसरा इट इज अ टाइगर, तीसरा इट इज अ स्नेक, और चौथा इट इज अ फिश। अब आपको दिख ही रहा होगा, इतनी देर में तो आपने देख लिया होगा कि ये सांप है। ठीक है, पर कॉमन कैट नाम, अब देखो इसमें से अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉमन कैट और आपके पेपर में आ जाए कॉमन कैट से आप क्या समझते हैं, कौन सा टाइप का एनिमल है, तो आप देखो जो सबसे बेसिक हम यूज कर सकते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादातर में काम करता है, जरूरी नहीं है सब में काम करे, पर जो अभी तक देखा गया तो ज्यादातर में काम करता है कि कैट दे रखा है ना, कैट, तो सवाल इसलिए तो नहीं ही बनाया होगा कि इसका आंसर कैट दिया जाए। ठीक है, जो हमारे डायरेक्टर सीडी तिवारी सर, जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं कैट को काटूंगा और उससे रिलेटेड जो प्रजातियां हैं उनको काटूंगा। तो सर ने कहा कि सबसे पहले तो कैट को काटेंगे, उसके बाद टाइगर को काटेंगे, क्योंकि टाइगर भी तो सबसेट है, वो जो टाइगर है और कैट है वो सेम जो है प्रजातियों से हैं, तो टाइगर को और कैट को काटेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं हो सकता कि भाई आप कैट ही आंसर दे दो। तो मोस्ट केसेस में आप ये कर सकते हो। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, स्नेक और फिश। अब आपको लग सकता है कि फिश हो, क्योंकि बहुत सारी फिशेज हैं जिनकी बियर्ड होती है, मूछे वाली फिशेज होती है, जिनके छोटे छोटे कांटे होते हैं, बट मेरे दोस्तों आंसर इसका है स्नेक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, आईयूसीएन, आईयूसीएन स्टेटस इसका है लीस्ट कंसर्न। ठीक है, वैसे यूपीएससी लीस्ट, ये आईयूसीएन स्टेटस ये तो नहीं पूछेगा कि इसका लीस्ट कंसर्न है, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, कोई टेस्ट वगैरह में पूछ लिए तो लीस्ट कंसर्न। ठीक है, और इसको गामा बोला जाता है, गामा भी बोला जाता है। ठीक है, गामा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो कॉमन कैट के बारे में, कॉमन कैट स्नेक ऑल्सो नोन एज इंडियन गामा स्नेक, जो मैंने आपको बताया था इंडियन गामा स्नेक, ये स्पीसीज है रियर फैंग्ड स्नेक की, एंडेमिक टू साउथ एशिया, रियर फैंग्ड। अब जो रियर फैंग्ड है वो क्या, फैंग्ड क्या होता है, फैंग होता है वो वाले दांत जिनमें से वेनम आता है, जिनमें से जहर आता है। ठीक है, तो ये जो रियर फैंग्ड है, मतलब ये कॉमन कैट है, उनके जो दांत है ना वो पीछे की तरफ है, जो जहर वाले दांत हैं वो पीछे की तरफ है, तो पीछे के दांतों से वो जहर फेंकते हैं। बट ये जहर सिर्फ और सिर्फ प्रे को डराने के लिए होता है, ये हार्मफुल नहीं होता, प्रे को डराने के लिए वेनम होता है। उसके अलावा जो हम देख रहे थे एंडेमिक कहां पे है, साउथ एशिया के, साउथ एशिया के एंडेमिक है। अब अगर सवाल में कह दे कि कॉमन कैट स्नेक्स आर एंडेमिक टू अमेरिका, सीधा क्वेश्चन को गलत मारना,
जैसे क्वेश्चन पूछा था मार्सुपियल वाला यूपीएससी ने क्या पूछा था, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, कंगारू इंडिया में नेचुरली नहीं मिलते। सही बात है, नहीं मिलते, क्योंकि वो जो ऑस्ट्रेलिया है वहां की एंडेमिक स्पीसीज है। ठीक है, कोला कोला, उसके अलावा ये हो गया आपके कंगारू, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो इस हिसाब से आप स्पीसीज को याद रखना कि एंडेमिक है साउथ एशिया के, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ के एंडेमिक है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो साइंटिफिक नेम है आप दे सकते हैं, वैसे साइंटिफिक नेम पूछते नहीं है। ठीक है, इन इंडिया इट इज फाउंड ऑल ओवर द कंट्री, लगभग ऑल ओवर द कंट्री मिलती है एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, और ये फाउंड होता है ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, वाइड रेंज एलिवेशंस। वेनम इज नॉट कंसिडर्ड हाईली डेंजरस, जो मैंने आपको बताया था, वेनम को हाईली डेंजरस नहीं कहा जाता है। इट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर वेनम टू सबड्यूड द प्रे। उसके बाद ये देखो इसकी रेंज है। ठीक है, इसकी रेंज है 70 to 100 सेंटीमीटर। इसकी बॉडी के बारे में दिया गया, ये सारी इसकी फीचर्स हैं। लाइफ स्पेन इसका होता है 12 to 20 ईयर्स। ये आप एक बार रीड कर लेना, ये आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन भी लिखी इसलिए गई है बिकॉज हो सकता है कि आपके सबको कोई क्वेश्चन आ गया जो अपन ने फैक्ट डिस्कस नहीं किया, जो इसमें लिखा हुआ है बट फैक्ट डिस्कस नहीं किया, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि ऐसा कुछ पढ़ा था, तो हो सकता है ये हो। ठीक है, तो लाइफ स्पेन इसका होता है 12 ईयर्स टू 20 ईयर्स। और स्मॉल वर्टिब्रेट्स कंसिस्ट ऑफ नॉर्मली स्मॉल वर्टिब्रेट्स। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, आपको क्यों करवाया जा रहा है ये क्वेश्चन, कॉमन कैट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, इनमें से पक्षी कौन नहीं है, बताइए। गोल्डन मार्शीर, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल और व्हाइट इबिस। अब इसमें बताइए आपको क्या जरूरत है, सिर्फ आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मार्शीर है क्या। क्या मतलब सिर्फ अगर इतना पता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर का आया होगा, सबसे मुश्किल जो कोई नहीं कर पाया होगा, और ये क्वेश्चन इसमें सिर्फ आप, उसमें डेप्थ है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इतना ऊपर की तरफ है, बट आपको पता होना चाहिए कि मार्कशीट क्या, वो भी यूपीएससी ने अपने खुद के क्वेश्चन में बता दिया था, यूपीएससी का पीवाईक्यू है। ठीक है, ये भी यूपीएससी का आई थिंक 2019 का या 20 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया था, ब्लू फिंड मार्शीर, इरावती डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट, वाइल्ड लाइफ, ये कौन कहां पाई जाती हैं। अब इसका आंसर जो था वो था कि इरावती जो डॉल्फिन है ना, इरावती डॉल्फिन, ये चंबल रिवर में नहीं, चिलिका लेक में पाई जाती है। जो आपकी इरावती डॉल्फिन है ये चिलिका लेक में पाई जाती है, आपकी चिलिका लेक में। तो ये वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट करते तो आंसर आता हमारा 1,3। इसका मतलब ब्लूफिन जो मार्शीर है वो कावेरी रिवर में मिलती है, इसका मतलब क्या है, ये फिश है। अगर आपको थोड़ा भी इस क्वेश्चन को देखते और अगर इसकी बैक ट्रेसिंग करते तो आपको पता चलता कि मार्शीर फिश है। तो इनमें से बर्ड कौन सा नहीं है, ये आपका बर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो फिश है। ये आपके यूपीएससी पीवाई क्विज था, इस वजह से आपको कॉमन कैट करवाया गया था कि कॉमन कैट आपको पता हो कि क्या है। क्योंकि ये और पाया कहां गया है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, याद रखना, वाल्मीकि बिहार। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन और देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। क्या लिख रखा है, सिसिडा, फ्रॉग हॉपर एंड पोंड स्केटर आर। सिसिडा, फ्रॉग हॉपर, पोंड स्केटर आर। अब आप कई लोगों ने देखा होगा फ्रॉग है तो इसको रेप्टाइल मार दो, पर रेप्टाइल इसका आंसर नहीं था। ये जो सिसिडा है ना, सिसिडा, ये न्यूज में था। ये सिसिडा क्या है, इंसेक्ट है, इंसेक्ट। ठीक है, इंसेक्ट, ये है सिसिडा, ये आपका सिसिडा। ये बहुत जोर जोर से बजने वाले, ये बहुत जोर से बजते हैं, मोस्टली अमेरिका यूएसए में पाए जाते हैं, और इनकी आवाज बहुत तेज होती है। अब इस साल ज्यादा न्यूज में इसलिए थे बिकॉज 117 साल बाद, 117 साल बाद जो सिसिडा की दो प्रजातियां है ना वो मिल रही हैं एक साथ, और जो दोनों प्रजातियां मिल रही थी तो उससे यूएसए में बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन हो गया था, बहुत ज्यादा शोर हो गया था, इस वजह से सिसिडा बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, तो इसका आंसर इंसेक्ट्स हो जाएगा, इसका आंसर गोल्डन मार्शीर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन अपने पीवाईक्यूज को और अपनी न्यूज को दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे ये देखो, ये एचसीएस का पीवाईक्यू आपका, ये एचसीएस में पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था, अब देखो, एंडेंजर्ड स्पीसीज बताओ, वर्नरेबल बताओ, रेयर बताओ, एक्सटिंक्ट बताओ। इनमें से सबसे आसान कौन सा लग रहा है, पिंक हेडेड डक, बिकॉज ये तो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि पिंक हेडेड डक एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो पिंक हेडेड डक का सबसे पहले हमको मानना था एक्सटिंक्ट स्पीसीज, तो फोर्थ का आ जाता डी, इसमें है और किसी में फोर्थ का डी है ही नहीं, वैसे तो आंसर आ ही गया, बट उसके अलावा देखो ये भी हमको पता होता है, लोएन टेल्ड मकैक, ये क्या होता है, हमारा एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये एंडेंजर्ड, ये आपकी
क्लास 9-10 की ज्योग्राफी में मेंशन्ड है कि जो आपका ये लो एंड टेल्ड मकैक है ये एंडेंजर्ड है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक एलिमिनेशन से हो सकता था कि पिंक हेडेड डक जिसको पता है कि एक्सटिंक्ट है उसने तो बी मार ही दिया होगा, बट जिसको ये पता होगा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कि थर्ड का आपका ए आ जाएगा, तो ए का जो है आपका थर्ड ये आ गया, तो बी आंसर हो जाएगा इसका बी। तो इस वजह से आपको थोड़ा आइसोलेशन स्टेटस पता होना चाहिए। लीस्ट कंसर्न किसका था? कॉमन कैट का, ठीक है, याद हो गया। चलिए अब आगे ये देखो एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस में आपको पूरी न्यूज बता देता हूं क्या है। एंग्लो इंडियंस के जो कम्युनिटी लीडर हैं उन्होंने कहा है कि एंग्लो इंडियंस को वापस से जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो वापस मिलनी चाहिए। अब एंग्लो इंडियंस के रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं? उनके रिलेटेड आर्टिकल है 331 और 333 जो कि रिलेटेड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियंस इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और जो अपनी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उससे जो पार्लियामेंट ने इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो खत्म कर दी थी एंग्लो इंडियंस की लोकसभा से और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो यही डिमांड थी वापस से कि इनको वापस से रिप्रेजेंटेशन मिले। तो अब न्यूज फटाफट कवर कर लेते हैं जो याद करने वाला होगा इसमें। ऑफ एंग्लो इंडियन कमेटी लीडर रिसेंटली कॉल्ड रीइंस्टॉलमेंट ऑफ रिजर्व रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन इन लोकसभा, ठीक है, ये आया है। एंग्लो इंडियन लीडर कॉल फॉर रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड असेंबलीज। चलिए अब आगे ये देखो, ये याद करना जो मैंने आपको अभी बता दिया था, आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 एंड 333, ठीक है, दोनों आर्टिकल याद रखना। ये किससे रिलेटेड है? एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है, रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और जो आपका 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2019 वाला, उसने उनकी रिप्रेजेंटेशन एंड कर दी थी, जो मैंने आपको भी बताया था, लोकसभा से और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से एंड कर दी थी। ये वाला क्वेश्चन करिए आप एक बार, आपके रिवीजन के लिए हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करिए जिससे आपको याद हो जाएंगे कि 5 चीज क्या थी। और मैं आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो जो वर्ड्स ऐड हुए वो भी याद करवा दूंगा, जो बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। अपन फटाफट से उसको रिवाइज कर लेंगे। तो क्या है क्वेश्चन कि 26 जनवरी 1950 को जो एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो क्या था, क्या स्टेटस था? फटाफट से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब इसमें हम देखेंगे हमारा जो प्रियम्बल है वो अभी क्या है। अभी क्या है? अभी हमारा प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। 5 वर्ड्स हैं, सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेट, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, 5 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो पहले क्या था? अब देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बता देता हूं मैं आपको पहले। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इससे हमारे कौन कौन से वर्ड्स ऐड हुए? एस, एस आई, क्या था? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट ऐड किया, सेकुलर ऐड किया और इंटीग्रिटी ऐड किया। ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे जो आपकी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उससे। तो एस, एस आई अगर ऐड किया, सोशलिस्ट और सेकुलर, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया इंदिरा गांधी के टाइम पे। इंदिरा गांधी अपने टाइम में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आ गई थी। उसके बाद अब ये याद रखना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो सही नहीं थी, उनको रीइंस्टेट कौन सी अमेंडमेंट में किया गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। अब देखो सोशलिस्ट और सेकुलर तो नहीं होने चाहिए, मतलब तो इसमें सेकुलर है इसको काट देंगे, इसमें सोशलिस्ट है इसको काट देंगे, तो दोनों ही हैं दोनों, तो ये दोनों काट दिए। अब क्या हो सकता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मैंने 5 वर्ड्स गिनाए थे, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब 2 तो ऐड हुए हैं वर्ड्स, ये इंटीग्रिटी तो नीचे ऐड हुआ है। तो 2 वर्ड्स कौन कौन से ऐड हुए? सेकुलर और सोशलिस्ट। तो मतलब पहले क्या था? अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आपका आंसर था इसका, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट न्यूज पे बढ़ते हैं फटाफट से। एक्सरसाइज विन बैक्स। अब आपको मैं दो एक्सरसाइज बैक टू बैक बताने वाला हूं। कौन कौन सी? एक्सरसाइज विन बैक्स और एक्सरसाइज ओस्ट्रोहिंड। एक्सरसाइज ओस्ट्रोहिंड और एक्सरसाइज विन बैक्स दोनों बताएंगे, जिससे आप, और उसके बाद आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज याद करना भी जरूरी क्यों है, क्यों हमें एक्सरसाइज याद करनी है, क्या जरूरत आ रखी है, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज विन बैक्स है याद रखना है, मैं आपको फैक्ट्स बताता जाऊंगा, वो याद करने हैं बस, और कुछ याद नहीं करना उसमें, ठीक है। इंडिया और वियतनाम के बीच में है, इंडिया और वियतनाम, ठीक है, याद रखना इंडिया वियतनाम। उसके बाद बाय सर्विसेज लेवल पार्टिसिपेशन है, एनुअल होती है, एनुअल, एनुअल होती है और अल्टरनेट होती है, अल्टरनेट, ये भी याद रखना।
अल्टरनेट होती है, अल्टरनेट मतलब पहले इंडिया में, फिर वियतनाम, फिर इंडिया, फिर वियतनाम, फिर इंडिया, फिर वियतनाम। इस साल किधर, इधर, इस साल किधर हो रही है, इंडिया में हो रही है इस साल। कहां पे हो रही है, अंबाला में। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। और कौन सा, इंडिया वियतनाम के बीच में, बात खत्म। तो एम ऑफ इनबैक्स देख लेंगे एक बार, इनहैंस जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ बोथ साइड्स एंड एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इंजीनियर कंपनी एंड मेडिकल टर्म्स टू अंडरटेक इंजीनियरिंग टास्क, यूनाइटेड नेशन कंटिजेंटमेंट इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। एक्सरसाइज ऑस्ट्रोइंड, ये किस किस के बीच में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और कहां हो रही है, पुणे में। ठीक है, पुणे में हो रही है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। द थर्ड एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज इन पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, will be conducted 8 to 21 नवंबर। एक्सरसाइज ऑस्ट्रोइंड कंडक्टेड अल्टरनेटिवली, ये भी अल्टरनेट होती है। ठीक है, याद रखना अल्टरनेट। पहले वाली भी अल्टरनेट हो रही थी विनबैक्स, ये भी अल्टरनेट होती है, और एनुअल होती है, एनुअल, ये भी याद रखना, एनुअल। अब इसका जो एम है वो भी एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं, जिससे अपने माइंड में रहे कि हाँ ऐसा कुछ इसका ऑब्जेक्टिव था। एम ऑफ एक्सरसाइज ऑस्ट्रोइंड इज टू प्रमोट मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया थ्रू एनहांसमेंट ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी इन कंडक्ट ऑफ जॉइंट convention operation in semi-urban environment in semi-desert terrain under chapter 7 of the UN mandate. The exercise will focus on high degree on physical fitness, joint planning. ये थोड़ा एक बार ध्यान रखना, फिजिकल फिटनेस, जॉइंट प्लानिंग एंड जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल्स। ठीक है, अब आगे चलिए। ये आपको क्यों करवाया गया था एक्सरसाइज, बिकॉज यूपीएससी ने 2024 में ही पूछा था ये। अब आपको अगर, अब क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, ये क्वेश्चन पूछा था एक्सरसाइज के बारे में। दिस वाज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इट कमेंस्ड इन ओंध पुणे। जॉइंट रिस्पांस ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज गोल ऑफ दिस ऑपरेशन। इंडियन एयरफोर्स वाज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब मुझे लगता है कि जिसने भी पढ़ा होगा, इतना डेप्थ में तो नहीं पढ़ा होगा भाई, इतना तो पता सकता है। जैसे अभी अपनी ऑस्ट्रो इंडिया भी तो पुणे में हो रही है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। चलो सेकंड तो फिर भी बताओ, बाकी के तो नहीं पता। पर आपको सिर्फ जो मैं याद करवा रहा था वो याद करवा रहा था। विनबैक्स वियतनाम इंडिया, विनबैक्स वियतनाम इंडिया, ऑस्ट्रोहिंद ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ऑस्ट्रोहिंद ऑस्ट्रेलिया इंडिया, बात खत्म। इसी से ये एलिमिनेट हो रहा है क्वेश्चन। देखो, इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, गलत स्टेटमेंट है, गलत गलत गलत। क्यों? क्योंकि श्रीलंका के साथ हुई थी हमारी, क्योंकि पिछली साल श्रीलंका न्यूज में था, श्रीलंका के अंदर क्राइसिस आ गए थे, और श्रीलंका की जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उधर हैं, उधर डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो श्रीलंका न्यूज में था। इस वजह से उधर की पर एक्सरसाइज कंटिन्यू थी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपकी इस हिसाब से क्वेश्चन में। अगर फर्स्ट एलिमिनेट कर देते हैं तो आपका फर्स्ट ए बी एलिमिनेट, बी बी एलिमिनेट, सी बी एलिमिनेट, आपका आंसर जो निकल के आता है वो 2 3 4 आता है। ठीक है, इसका आंसर आपका डी आता है। ये आपके लिए हिंदी मीडियम में भी लगा रखा है। इसका जो उत्तर है वो 2 3 4 आएगा, क्योंकि जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है वह भारत व बांग्लादेश के मध्य नहीं है, वह किसके मध्य है, श्रीलंका के। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए क्या है, ये ट्रंप बाबू जीत गए हैं यूएसए का इलेक्शन, और अब इंडिया के लिए जो जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस होने वाले हैं, और इंडिया किस तरह अपना जो मोड़ है उधर मोड़ेगा। न्यूज में भी लिख रखा है कि इंडिया के साथ इमेज, इंडिया को अपनी इमेज रीइंस्टॉल करने का मौका मिल रहा है। क्या लिख रखा है, ट्रंप विक्ट्री गिव्स मोदी चांस टू रिस्टोर इट्स इंडियाज इमेज विद वेस्ट। इंडिया की जो वेस्ट के साथ इमेज बनी हुई है उसको चेंज करने का एक मौका दे रहा है मोदी को, क्योंकि ट्रंप बाबू जीत चुके हैं, और अमेरिका में अब नई सरकार आ गई है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी, कमला हैरिस थी, वो उनको साइडलाइन करते हुए उनकी लगभग 43 सीट्स आई हैं। और जो ट्रंप जी की जो पार्टी है, ट्रंप जी की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, और कमला हैरिस और जो बाइडेन जी की जो पार्टी थी वो थी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिकन्स की सीट आई है 53 के आसपास, तो वो इलेक्शन जीत चुके हैं। और इस बार मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप क्या क्या ऐसा क्या रहा कि ट्रंप जीत पाया। भाई ट्रंप ने है ना फोकस करा अपडेशन पे, अपग्रेडेशन पे, आगे बढ़ने पे। पुराने जमाने की चीजें नहीं करी ट्रंप ने। अब जैसे अपनी नोकिया कंपनी थी, नोकिया कंपनी टाइम के साथ अपग्रेड नहीं कर पाई, तो हर इंसान के पास नोकिया का फोन होता था, पर वो नोकिया का फोन छोड़ के बाकी कंपनीज पे चले गई, क्योंकि बाकी कंपनीज अपग्रेड कर रही थी। जो ट्रंप है ना, ट्रंप को पता था कि भविष्य है जेनजी। जेनजी मतलब जो अभी 19-20 साल के जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, और जो अभी 2-3 साल के बच्चे, उनको जेन अल्फा बोला जा रहा है। तो ये नई जनरेशन है, जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है हमें लगेगा कि हमें क्या पता है, हमसे ज्यादा तो इनको पता है। तो उनको उन्होंने ग्रैब किया, ट्रंप ने मोस्ट फोकस करा था जेनजी पे और हिस्पैनिक जो स्पेनिश स्पीकिंग है उन पे। अब जेनजी, अब जैसे आप देखो मैकडोनल्ड्स में जा रहे हैं, पता चल रहा है कि ट्रंप खड़ा हुआ है मैकडोनल्ड्स में, सर्व कर रहा है।
मैकडॉनल्ड्स में लोगों को बर्गर दे रहा है, कम जनता के बीच में बहुत ज्यादा गया ट्रम्प, हर जगह जनता के बीच में गया, ट्विटर पे एक्टिव रहा, हर रहा, तो लोग उसे कनेक्ट कर पाए कि भाई चलो बाइडेन से हम थक चुके हैं, अब ट्रम्प को मौका देके देखते हैं। तो अब इसके रिलेटेड जो अपन न्यूज देख लेते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप हैज वन सेकंड टर्म आ चुका है ट्रंप का, एक बार पहले भी बन चुके थे, अपने को पता ही है, डिफीटिंग कमला हैरिस ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी, सिक्योर सीनेट मिल गई है ट्रंप बाबू को, ठीक है। हिज कैंपेन फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक कंसर्न्स, याद रखना, ये चीज याद रखना थोड़ी सी, इकोनॉमिक कंसर्न्स पे फोकस था, इमिग्रेशन के इश्यूज पे फोकस था, और अपीलिंग हिस्पैनिक एंड यंग वोटर्स में मैंने आपको क्या बताया, जेनजी, लेटेस्ट जनरेशन, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल कमबैक, इससे उनका कमबैक हुआ। ये देखिए, ये आपकी सीट्स हैं रिपब्लिकन्स की, ये डेमोक्रेटिक पार्टी की, ठीक है, रिपब्लिकन्स की सीट है, और ये देखो रिपब्लिकन्स की सीट 53, अदर्स की सीट है 2, डेमोक्रेटिक पार्टी की सीट्स हैं 45, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प में का हिस्टोरिक कमबैक हो गया है। अब आगे चलो, ये देखो एनालिसिस ऑफ न्यूज का एनालिसिस। अब इसमें क्या क्या याद करने का है, सबसे पहले तो कमला हैरिस को, अब कमला हैरिस ने है ना, वो है यूनिटी पे बात करी थी, और जो रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उन पे बात करी थी, पर ट्रंप ने जो बात करी थी ना, वो इतनी थी कि भाई सारे लोग उनसे कनेक्ट कर पाए कि भाई ये बात हमारे लिए कर रहा है। तो ट्रंप ने किस किस में करा था, इकोनॉमिक कंसर्न जाहिर किए थे, इन्फ्लेशन जाहिर किए थे, इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी, ये 4 इश्यूज थे जिसपे ट्रंप ने अपना इलेक्शन लड़ा था कि इन चारों को प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाएगा। He promised deportation, increased border security and tariff on and to fund tax cuts. Kamala Harris emphasized unity, reproductive rights. इसने यूनिटी रिप्रोडक्टिव राइट्स पे बात करी और ट्रंप को अपोज किया। बट जो हिस्पैनिक और जेनजी वोटर्स थे ना, हिस्पैनिक और जेनजी वोटर्स, उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया और ट्रंप अपना सपोर्ट रिटेन करने में सक्सेसफुल रहा, जिससे ट्रंप जो सीनेट है उसको सिक्योर कर पाया। ये देखिए भैया इमेज, ये इमेज भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब ट्रंप ने अपना चुनाव जो है जीता था। क्यों जीता था, क्योंकि ये हैं जेडी वेंस, इनकी जो वाइफ है, वाइफ उषा वेंस, ये है इंडियन ओरिजिन की। तो इस वजह से कहा गया था कि जो इंडिया की सेकंड लेडी हैं वो उषा डी वेंस बन गई हैं, जो कि अपनी इंडियन ओरिजिन की हैं, ठीक है। चलिए आगे, ये देखो, अब ये ध्यान रखना कि क्या, हाउ यूएस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, यूएस का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कि जो बाय बर्थ है, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैश इंडिया, क्या यूएसए के प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको वहां पे जन्म लेना जरूरी है या वहां पे सिटीजन हो तो जरूरी है। और सेम में इंडिया का क्या केस है, इंडिया में बोर्न होना आपको जरूरी है या फिर आपको इंडिया का नागरिक होना जरूरी है, किसके लिए, जो प्रेसिडेंट है वो बनने के लिए। तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है, यूएसए, वो प्रेसिडेंट सिटीजन तो होगा ही होगा, पर वहां पे बोर्न भी होना चाहिए। यूएसए में बोर्न होगा ना, जो जो यूएसए में पैदा होगा, पैदा, वही वहां का प्रेसिडेंट बन सकता है, बोर्न इन यूएसए। पर इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर आप सिटीजन है ना, सिटीजन, मान ले आप दूसरे देश से आए और आपने भारत की नागरिकता ले ली, तो जरूरी नहीं है कि आप वहां हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, पर फिर भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इंडिया में क्या केस है कि आप सिटीजन होने चाहिए, और इसमें बोर्न होने चाहिए, और प्लस सिटीजन तो है ही, सिटीजन और बोर्न दोनों होने चाहिए, तब आप यूएसए के जो है प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल होंगे, यही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके अलावा ये आपके लिए थोड़ा प्रोसेस दे रखा है कि कैसे इलेक्ट होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, वही जिस हिसाब से डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरा यूएसए का चलता है, उस हिसाब से जब जो हम पढ़ते आ रहे हैं उस हिसाब से इनको इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखो, अब इंडिया यूएस का ओवरव्यू देख लेते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, बिकॉज इंडो यूएस रिलेशन पेपर में आएगा, इंडिया ट्रंप रिलेशन नहीं आएगा, इंडो यूएस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने देखा था कि ट्रंप के जो 4 इश्यूज थे ना, इकोनॉमिक कंसर्न्स के, बॉर्डर सिक्योरिटी के, जेनजी की तरफ, इमिग्रेशन के,
ये जो कंसर्न्स है, ये कंसर्न्स हमारे लिए जानना जरूरी है, बिकॉज ये एक स्टेटमेंट बन के आ सकती है, हो सकता है कि यूएसए ये चीजें फेस कर रहा था, प्रॉब्लम फेस कर रहा था, या मेंस में तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ओवरव्यू इंडिया यूएस रिलेशन का, याद रखना ट्रेड कितनी है इंडिया की यूएस के साथ, 128.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, 128.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है, और 28 बिलियन के जो है इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। यूएसए रिकॉग्नाइज इंडिया एज मेजर डिफेंस पार्टनर, इसको मेजर डिफेंस पार्टनर साइन किया हुआ है कि इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनर है यूएसए का। बेका जैसी स्टीटी करी हुई है, कोमकोसा जैसी करी हुई है, ठीक है, लेमुआ समझौता किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे ये देखो लेमुआ में बताया था, कोमकोसा और बेका लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम, उसके अलावा जो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी है, ये सारे जो डिफेंस टाइज है ये इंडिया की थी। उसके अलावा इंडियन डायस्पोरा जो वहां पे धूम मचा रहा है, डायस्पोरा पीपल टू पीपल टाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज। और एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज कौन कौन सी है, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और मालाबार। ठीक है, तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। चलिए, ये पीवाई की पूछा गया था, यूपीएससी हमेशा यूएसए और इंडिया से मोस्टली हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज यूएसए एक बहुत बड़ी कंट्री है, और यूएसए का जो डिफेंस है, यूएसए की जो कैपेबिलिटी है, यूएसए की जो इकोनॉमी है, वो सब नंबर 1 पे है। यूएसए का डिफेंस नंबर 1 पे है, यूएसए की इकोनॉमी नंबर 1 पे है। ठीक है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान से यूएसए को पढ़ना है। तो सबसे पूछ लिया था कि 2 कंट्रीज जिनकी बाउंड्रीज सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, तो आंसर था कनाडा एंड यूएसए। कनाडा एंड यूएसए की सबसे लंबी बाउंड्री है। और दूसरा देखो स्टेटमेंट बेसिक्स था, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स से एप्पल ही इंपोर्ट नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने 2 किलो भी अगर जो एप्पल्स हैं वो इंपोर्ट कर लिए, तो स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। तो इसका हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये आपके सन के रिलेटेड फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स आपको सेल्फ रीड करने हैं। ठीक है, ये फैक्ट्स आप सभी सेल्फ रीड कर लेंगे। एक मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इनमें से बता देता हूं कि जो कोर टेम्परेचर है वो 6 मिलियन केल्विन के आसपास होता है, और दूसरा जो सारे पार्ट्स है ना सन के, वो एक साथ नहीं चलते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द सन डू नॉट रोटेट टुगेदर। ठीक है, ये देखो ये लिख रखा, अनलाइक अर्थ द सन एग्जिबिट डिफरेंशियल रोटेशन वेयर डिफरेंट पार्ट्स रोटेट एट डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट स्पीड से रोटेट होते हैं। ठीक है, याद ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है रिलेटेड टुमानी फेस्टिवल के रिगार्डिंग। टुमानी फेस्टिवल, अब ये हमको पता होना चाहिए कि टुमानी फेस्टिवल कहाँ है। टुमानी फेस्टिवल जो है आपका मालावी का है, जो कि कहाँ होता है, डजलेगा रिफ्यूजी कैंप में। डजलेगा रिफ्यूजी कैंप में आपका टुमानी फेस्टिवल किया करवाया जाता है, आर्ट्स के म्यूजिक के रिलेटेड। और ये एक ही ऐसा रिफ्यूजी कैंप है जिधर इस टाइप का फेस्टिवल होता है, और ये परमानेंट है, परमानेंट रिफ्यूजी कैंप है आपका मालावी का। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या म्यूजिक के रिलेटेड, आर्ट के रिलेटेड, क्राफ्ट के रिलेटेड है। और ये कहाँ होता है, एनुअली होता है, एनुअली हेल्ड एनुअली एट डजलेगा रिफ्यूजी कैंप। इट इज द ओनली फेस्टिवल ऑफ इट्स काइंड विच इज सेलिब्रेटेड इन रिफ्यूजी कैंप। ठीक है, तो टुमानी फेस्टिवल्स वगैरह इसके बारे में दे रखा। और ये इसको अवार्ड कौन सा मिला था, कल्चर्स ऑफ रेजिस्टेंस अवार्ड से सम्मानित हो चुका है। इट इज द ओनली परमानेंट रिफ्यूजी कैंप इन मालावी, एक ही परमानेंट रिफ्यूजी कैंप है मालावी में जो ये है। ठीक है, 1994 में बना था ये। उसके आगे फॉर द पास्ट 30 ईयर्स, आखिरी 30 सालों से ये कैंप दे रहा है रिफ्यूजीज को अजाइलम के लिए, सोमालिया, इथोपिया और बाकी ऐसी कंट्रीज को। अब इसके पास पीवाईक्यू आया था, हमने जो रिफ्यूजी कैंप पढ़ा था डजले का, जो डजले का रिफ्यूजी कैंप था वो आपका कहां था, मालावी में। अब ये देखो, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया कि बीडीबीडी इज द लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट इन नॉर्थ वेस्ट केन्या। अगर आपको ये पता होता कि बीडीबीडी जो है वो केन्या में नहीं है, युगांडा में है, तो आपकी ये स्टेटमेंट गलत हो जाती फर्स्ट वाली। ठीक है, अब ये देखो सम पीपल है, इसमें सम है, इसमें सम है। अब मैं ये नहीं कह रहा सम सारे सही होते हैं, बट इसमें सम में सही कैसे हो सकता है कि सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सुडान वॉर लिव इन बीडीबीडी, पीपल हु फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। इससे पता चलता है कि ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स केन्या में है। अब सम पीपल में हो सकता है अगर एक पर्सन भी दूसरे कंट्री में चला गया और रिफ्यूजी कैंप में चला गया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो इसको हम मानेंगे कि हाँ ये हो सकता है स्टेटमेंट सही हो। बाय द वे इट इज बहुत टफ क्वेश्चन था, बट हम ये देख सकते हैं कि ये रिफ्यूजी कैंप के हमारे ऊपर, हमारी नजर रिफ्यूजी कैंप्स के ऊपर भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो ये मालावी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको भी बता देता हूँ। मालावी के बारे में क्या फैक्ट है कि ये लैंडलॉक कंट्री है।
ठीक है, ये लैंडलॉक कंट्री है, इसका बॉर्डर किसके से लगता है, तंजानिया से लगता है, जाम्बिया से लगता है और मोजाम्बिक से लगता है। तंजानिया से लगता है, मोजाम्बिक एंड जाम्बिया तीनों से लगता है। और ये कहाँ है, साउथ वेस्ट अफ्रीका में है, साउथ ईस्ट अफ्रीका में है ये कंट्री। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो कैपिटल है वो लियोंग्वे है। ठीक है, और जो इसकी करेंसी है वो दे रखी है। लेक न्यासा जो है वन ऑफ द डीपेस्ट लेक है, लेक न्यासा वो मालावी में ही है, नोन इन मालावी एज अ लेक मालावी। मालावी लेक में न्यासा को मालावी लेक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये अब मालावी रिमेन्स वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज है मालावी वर्ल्ड में। इसकी इकोनॉमी इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर विच इंप्लॉयज ओवर 80%, 80% लोग तो एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं मालावी में। ठीक है, तो इसकी इकोनॉमी काफी पुअर है। और इसमें मैंने आप लिख रखा है कि अफ्रीका की इंपोर्टेंस को अंडरमाइन मत करना, बिकॉज अफ्रीका की इंपोर्टेंस हमारे पेपर्स में बढ़ती जा रही है। हर साल अफ्रीका से एक क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी 3 कंट्री का नाम दे देते हैं, बताओ यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे सक्सेसफुल कूप्स हुए थे, या ये गरीब कंट्रीज हैं, या यहाँ पे पायरेसी होती है। डायरेक्ट आ गया था कौन सी कंट्री में पायरेसी होती है, सोमालिया, जो पायरेट्स होते हैं और वो बहुत गरीब है। तो याद रखना, अफ्रीका की कोई भी कंट्री आए तो हमको डबल फोकस होके उनको देखना है कि हाँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे हमने मालावी को देखा और डजलेगा रिफ्यूजी कैंप को देखा। ठीक है, ये देखिए ये है आपका मालावी, ये कहां पड़ता है आपका, साउथ में, साउथ ऑफ अफ्रीका में। और ये आपका लेक है, और इसके बॉर्डर जो थे तंजानिया और जाम्बिया और मोजाम्बिक थे। अब देखो ये है आपके लिए, अब ये तीनों मैंने आपको जो बता दिए थे, जाम्बिया, तंजानिया और मोजाम्बिक। और ये है आपकी लेक मालावी, जिसे लेक न्यासा कहा जाता है, ये लेक है मालावी। ठीक है, अब ये आपके लिए एक्टिव रिकॉल के क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके लिए चीजें मेंशन है और आपके लिए क्वेश्चन मेंशन है, आपको फटाफट से फिलअप करने हैं जितनी जल्दी हो सके। मैं आपको अभी आप वीडियो पॉज करके इसको फिलअप कर सकते हैं, अभी मैं आपको आंसर बता देता हूं। उसके इससे क्या होगा कि आपको ये चीजें याद हो जाएंगी कि आप इनको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इनको फिलअप कर लेते हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो आप पहले खुद से फिलअप करें, कमेंट्स में आंसर दें, नोटबुक में फिलअप करें, फटाफट से इनको फिलअप करें, क्योंकि वो जो अपने न्यू डिस्कस की थी उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे एक्टिव रिकॉल के लिए। इनके आगे आंसर नहीं दे रखे, आंसर मैं अभी लिखूंगा, आपको सिर्फ शीट देखते ही, ये देखिए ये शीट देखते ही आपको इनके आंसर इनके सामने लिख देने हैं। ठीक है, फटाफट से इनको फिलअप कर देते हैं कि एक कहां पे थी सेंचुरी, कुंभलगढ़ तोड़गढ़ राजस्थान में, आर जे राजस्थान में। ठीक है, टाइगर रिजर्व है या नहीं, हाँ टाइगर रिजर्व के लिए अप्रूवल आ चुका है। रिवर कौन सी पास होती है, रिवर बनास। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। आरसीपी के मेंबर्स मैंने आपको क्या बताया था, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस, ये ट्रिक याद रखना, इससे आप सभी बता पाओगे। उसके अलावा एफटीए पार्टनर्स बताए थे आपको मैंने, कौन कौन से बताए थे, जापान, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अपना चाइना। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, नो। इंडिया यस नहीं, नो, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, नो। ठीक है, कॉमन कैट क्या था, एनिमल कैसा टाइप का था, स्नेक था, ये याद रखना स्नेक था। ठीक है, आयुष स्टेटस क्या था, लीस्ट कंसर्न था। ठीक है, ये आपकी शीट हो गया पूरी। नेक्स्ट देखो, इसमें भी आप पॉज करिए, फिर मैं आंसर करवा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो एंग्लो इंडियंस आर्टिकल कौन कौन से थे, 331 और आर्टिकल 333, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था, ये 104th, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, ये हो गया पूरा। उसके बाद डिमांड, डिमांड क्या थी, रिप्रेजेंटेशन वापिस दो। चलिए, अब टुमानी फेस्टिवल ये कौन सी कंट्री में होता था, मालावी, किससे रिलेटेड था, आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा, इनसे रिलेटेड था। रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स कौन सा था, डजले का, डजले का आरसी रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये न्यूज भी हमारी होगी। मालावी कौन सी, मालावी कंट्री लैंडलॉक है या नहीं है, यस ये लैंडलॉक है, कंट्री नहीं है, ये होगा साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट।
सॉरी अफ्रीका, साउथ ऑफ अफ्रीका, साउथ ऑफ अफ्रीका, साउथ ऑफ अफ्रीका लैंडलॉक है, यस लैंडलॉक है। लेक कौन सी है? न्यासा, जिसे लेक मालावी भी कहा जाता है। ठीक है। बॉर्डर्स कौन कौन से? तंजानिया, मोजाम्बिक और जाम्बिया, ये इसके बॉर्डर्स हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला ये आप लोग, आपको मैं वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं, और मैं अभी इसके आंसर्स आपको बता देता हूं। किस किस के बीच में होती है? वियतनाम, इंडिया, वियतनाम और इंडिया के बीच में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एनुअल। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये किस किस के बीच में होती थी? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। फ्रीक्वेंसी क्या थी इसकी भी? एनुअल। दोनों की दोनों अल्टरनेट होती थी, अल्टरनेट। एक बार इंडिया के बीच में, एक बार वियतनाम के बीच में, उसके बाद एक बार इंडिया के बीच में, एक बार ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऐसी हैं दोनों, अल्टरनेट एनुअल, अल्टरनेट एनुअल, ऑस्ट्रेलिया इंडिया। ठीक है। सन, डू ऑल पार्ट्स ऑफ सन मूव टुगेदर? नो, ऑल पार्ट्स ऑफ सन डू नॉट मूव टुगेदर लाइक अर्थ। ठीक है। अर्थ के सारे पार्ट्स एक साथ मूव करते हैं, बट सन के सारे पार्ट्स एक साथ मूव नहीं करते हैं। गलत स्टेटमेंट है। मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी थी? मालाबार, वज्र प्रहार, इंडिया यूएसए के बीच में। मालाबार, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये 3 एक्सरसाइज थी, याद रखनी है आपको। ट्रेड विद इंडिया कितना था? टोटल ट्रेड $128.5 बिलियन का ट्रेड था। एक्सपोर्ट पार्टनर, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। ठीक है। उसके बाद ट्रेड सरप्लस कितना था? $28 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था। तो ये अपने सारे जो हैं न्यूज कवर हो गई है, और आपने खुद भी इनके आंसर्स दे दिए हैं। अब अपन अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें अपन आगे की डेट्स की, करंट अफेयर की न्यूज कवर करेंगे। ठीक है। और ये आपका हर 3 डेज में एक लेक्चर होगा। हर 3 डेज में आपको जो अभी 3 डेज गए हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहेंगी, और आप उनको याद कर लीजिए। ये आपके लिए इसलिए बनाया गया है कि आप क्लास में ही याद कर पाए, अलग से बार बार नोट लेके रिवाइज करने का चक्कर ही ना रहे। आप जैसे ही देखो आपको दिमाग में आ जाए, हाँ ये बताया गया था, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन याद करनी है, बाकी की बाद में देखेंगे, पहले इतनी याद करते हैं। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अब अपनी अपनी क्लास को एंड करते हैं। डाकू करंट अफेयर की नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके साथ मुलाकात होगी। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।